नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। यह वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद किए जा रहे दावों पर है। 5 राज्यों के चुनावी दंगल में बीजेपी ने 3-2 से जबरदस्त जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की बेमिसाल जीत के मौके पर कहा कि 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक ने 2024 में भी हैट्रिक की गारंटी दे दी है। यानी बीजेपी अब दावे के साथ 2024 में भी सत्ता पर काबिज होने का भरोसा जताने लगी है। और इस भरोसे के पीछे चुनाव में प्रदर्शन का आत्मविश्वास है। वरना जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां की कुल 83 लोकसभा सीटों में से 65 लोकसभा क्षेत्रों में इस बार बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। और इसी कामयाबी की बदौलत बीजेपी 2014 और 2019 के बाद 2024 में हैट्रिक के दावे करने लगी है। अगर ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान में लगातार 3 बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने वाले नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि विपक्षी गठबंधन की ओर से भी 2024 को लेकर दावे किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन के बीच तरीके से सीट शेयरिंग हो गई तो बीजेपी 2024 नहीं जीत पाएगी। हालांकि इस हार के बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि इस बार की हार का बड़ा कारण ये रहा कि राज्य में कांग्रेस के पास स्थानीय चेहरे थे, नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा चेहरा नहीं था। तो सवाल है कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने विपक्ष बड़ा चेहरा पेश कर पाएगा? क्या 4 महीने के भीतर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बीजेपी से मुकाबले के लिए नई रणनीति बना पाएंगे? ऐसे और भी मुद्दों पर आज दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पांच राज्यों के सेमीफाइनल में बीजेपी ने 3-2 से सियासी दंगल जीत लिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक से हौसला इतना हाई है कि 2024 का फाइनल जीतने का दावा कर रही है। विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके। वैसे भी इन चुनावों में मतदाताओं को नेताओं ने गारंटी पर गारंटी दी थी, लेकिन वोटर्स ने सिर्फ बीजेपी को जीत की गारंटी दी। अब बीजेपी कहती है कि जनता की सेवा से जनादेश मिला है। विपक्ष कहता है मोदी के नाम पर जनादेश मिला है। बीजेपी कहती है झूठे वादों के खिलाफ जनादेश मिला है। विपक्ष कहता है बीजेपी विरोधी वोट प्रतिशत बरकरार है। बीजेपी कहती है विकास के रोडमैप से जनादेश मिला है। विपक्ष कहता है छोटे दलों के बिखराव से बीजेपी जीती। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। विपक्षी दलों को पीएम मोदी ने सकारात्मक सियासत वाली सलाह ऐसे वक्त में दी है जब गठबंधन बनने के बाद पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस चारों खाने चित हुई है, लेकिन कांग्रेस हार मानने को तैयार नहीं। कहती है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को अगर 48.6% वोट मिले हैं तो कांग्रेस पार्टी को भी 40.4% वोट मिले हैं। इसी तरह राजस्थान में बीजेपी को 41.7% वोट मिले हैं तो कांग्रेस को भी 39.5% वोट मिले हैं। और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को 46.3% वोट मिले हैं तो कांग्रेस को 42.2% वोट मिले हैं। विपक्षी गठबंधन के अंदर हार के कारणों की विवेचना में अब तक 5 बातें सामने आई हैं। मोदी के चेहरे के मुकाबले गठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। गठबंधन ने सही समय रहते सीट शेयरिंग नहीं की, ऐसा टीएमसी कह रही है। कांग्रेस ने गठबंधन के दलों को सम्मान और श्रेय नहीं दिया, ऐसा जेडीयू कह रही है। कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते कम्युनल पॉलिटिक्स की, ऐसा लेफ्ट कह रहा है। और विपक्ष को सनातन के अपमान और प्रभु राम से दूरी का नुकसान हुआ, ऐसा शिवसेना कह रही है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। बीजेपी अगर माने तो ठीक है। और यही मोदी 2024 में भी बीजेपी का चेहरा होने वाले हैं। ऐसे में अगर बीजेपी अभी से 2024 की जीत की गारंटी दे रही है,
दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने की हैट्रिक लगाने के दावे कर रही है, तो विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती है कि वो मोदी के मुकाबले का चेहरा तलाशे और गठबंधन की मजबूती के लिए जमीनी फैसले करे। आज तक ब्यूरो। जरा सोचिए, 2018 में जो पार्टी तीनों राज्य हार जाती है, लेकिन 2019 आते आते भारतीय जनता पार्टी ने उन तीनों ही राज्यों, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, वहां पर लोकसभा की ज्यादा सीटें जीती थी। एमपी और खासतौर से राजस्थान में तो एक तरह से क्लीन स्वीप था। और अब तो 2023 में जिस तरह की प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है, अब की बार 400 पार का नारा अभी से देने लगी है। और इन तीनों ही राज्यों, खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर क्लीन स्वीप का दम अभी से भरने लगी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियां, लेकिन उतने बड़े कद का नेता कोई है नहीं। 24 की राह विपक्षी इंडिया गठबंधन कैसे करेगा आसान, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में तहसीन पुनावाला जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ेंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, स्पोक्स पर्सन एलजेपी के, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। आशुतोष वर्मा जी, आज तो शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और हर जगह विपक्षी इंडिया गठबंधन की कोशिशें यही हैं। माफ कीजिएगा, मैं एक बड़ी खबर के बाद उसके बाद फौरन आपके पास लौट रही हूं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीधे राजस्थान से, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर पसोपेश लगातार जारी है। लेकिन बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यह है, बीजेपी के करीब 20 विधायकों के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में बड़ी बैठक कर रही हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। बीजेपी के करीब 20 विधायकों के साथ वसुंधरा राजे की बैठक चल रही है। शरद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शरद, क्या वसुंधरा राजे ताकत दिखाने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि सीएम को लेकर पसोपेश लगातार बना हुआ है, दिल्ली भी कई बड़े नेताओं को बुलाया गया है राजस्थान से, तो ये जो बैठक है इसके मतलब मायने क्या निकाले जाए? चित्रा, इसे बैठक नहीं कर सकते। बहुत सारे विधायक आ रहे हैं, मिलके जा रहे हैं और विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि वसुंधरा राजे अब अंदर चली गई जब विधायकों से मिल रही थी, लेकिन बहुत सारे विधायक बाहर निकल रहे हैं। जैसे गोपीचंद मीणा जैसे विधायक है, उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो एक तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ के रूप में से देखा जा रहा है। कोई औपचारिक बैठक नहीं है, जहां पर अभी बाहर ही मिल रही थी वसुंधरा राजे, मगर वहां से अभी निकल के चली गई है। जैसे जैसे यहाँ पर नामों की चर्चा हो रही है वसुंधरा राजे के अलावा, उनका गुट जो है, उनके लोग जो है, वो चाह रहे हैं कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने। इसे लेकर यहाँ गहमा गहमी चल रही है। इस तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, इस तरफ ये विधायक बैठे हुए हैं कुछ, और वसुंधरा राजे अभी बाहर जो मिल रही थी अब अपने घर के अंदर चली गई हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बिल्कुल सही बात है कि वो अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ तो दिखाएंगी ही कि कितने विधायक उनके पास हैं। और बीजेपी के लिए ये आसान नहीं होगा। देखिए, ये ट्रांजिशन पीरियड कभी भी आसान नहीं होता। वसुंधरा राजे को जब लाया गया था तो हरिशंकर भाबड़ा, ललित किशोर चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह कौशल जैसे नेताओं ने भारी विरोध किया था। तो मुझे लग रहा है कि इतना स्मूथ भी नहीं होगा। वसुंधरा राजे इतनी आसानी से हार मानेगी भी नहीं। अगर नहीं बनाई जाती हैं, बनाई जाएंगी तो खुशी हो जाएगी। ये सीधे ताकत दिखाने की कोशिश ही है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब दिल्ली में आलाकमान तमाम नेताओं के साथ बैठक कर रहा है, अब एक तरफ चूंकि कई ऐसे सांसद जिनको चुनावी मैदान में उतारा गया था, मंत्रियों को, वो सब राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। बाबा बालकनाथ यकीनन वो जीत कर आए हैं, सांसद भी हैं और शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, तो जाहिर तौर पर यहां पर हैं। लेकिन सबसे 1-to-1 मुलाकात भी जिस तरीके का हो रही है, शायद उसने वसुंधरा राजे की चिंताएं बढ़ा दी हो और इस वजह से इस तरह का मैसेज दिए जाने की कोशिश कि देखिए हमारे विधायक हमारे साथ हैं और इतने लोग मुलाकात कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधायक यहाँ बाहर आकर कहें कि हमारी पसंद वसुंधरा राजे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये शो ऑफ स्ट्रेंथ इसे कहा जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि बदली हुई परिस्थिति में राजनाथ सिंह के समय जो उन्होंने बगावत की थी, या फिर नितिन गडकरी के समय की थी, या फिर गुलाब सिंह कटारिया के सामने पार्टी छोड़ने की धमकी दी थी, वो बीजेपी नहीं है, बदली हुई बीजेपी है। इसलिए वसुंधरा राजे को भी फूक फूक कर कदम रखना होगा। उधर बीजेपी मुख्यालय में बाबा बालकनाथ पहुंचे हुए हैं और दिल्ली में भी लगातार मीटिंग हो रही है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, उसे लेकर। और यहाँ पर गहमा-गहमी 4 बजे से हलचल तेज हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे जानकारी आपसे मैं लेती रहूंगी। हलचल तेज हो गई है, अपनी अपनी ताकत दिखाए जाने की कोशिश, लेकिन बीजेपी आलाकमान क्या फैसला लेता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। मध्य प्रदेश से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि एक तरफ राजस्थान में वसुंधरा बैठक कर रही है, तो जीत के बाद
भोपाल बीजेपी दफ्तर में भी हलचल तेज हो चुकी है। नेहा बाथम वहां से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा, क्या जानकारी मिल रही है? चित्रा, देखिए भोपाल में भी कुछ वैसा ही माहौल है जैसा कि शरद बता रहे थे। यहां पर भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ही गहमा गहमी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अगर प्रो इनकम्बेंसी यहां की जनता ने शिवराज सिंह चौहान के लिए दिखाई है तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ ऐसे काम किए होंगे शिवराज सिंह चौहान ने जो इनके फेवर में गए हैं। आपको याद होगा कि अगस्त और सितंबर में 39 सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा इसके लिए टिकट जारी किए गए थे और उन 39 सीटों पर जो अगस्त में थी उसमें से 26 में जीत हासिल करी है बीजेपी ने। ये आसान नहीं था। ये उसी तरीके से था जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो, कैसे उसमें अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सके, उस पर काम किया जाना चाहिए। और यही शायद एक अहम वजह रही कि 7 केंद्रीय मंत्रियों को यहां पर लाया, जिसमें अगर फग्गन सिंह कुलस्ते को हटा दिया जाए तो सारे ही मंत्री यहां पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण चुनावी फैक्टर भी इसे माना जा रहा है मध्य प्रदेश के लिहाज से कि अगर आप अपनी फुल फोर्स से उन 39 सीटों पर जो अगस्त और सितंबर में अनाउंस की गई उस पर काम करते हैं और उनमें प्रचंड बहुमत से जीत भी हासिल करते हैं। चित्रा, लेकिन अब बड़ा सवाल यही कि अगला मुख्यमंत्री कौन। हालांकि कयास और यहां की जो सुगाहट है वो शिवराज सिंह चौहान की ओर ही इशारा कर रही है। चलिए, जैसे और जानकारी मिलेगी नेहा आपके पास मैं आती रहूंगी। भोपाल दफ्तर से नेहा बाथम मेरी सहयोगी जानकारी देती हुई। शिवराज सिंह चौहान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन आखिरी में फैसला यकीनन आलाकमान को करना है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। तहसीन पूनावाला भी स्टूडियो में आ गए हैं। और तहसीन जी, आप बैठिए और पहला सवाल चूंकि आपसे ही करना है हमें। जिस तरह की बुरी हार का सामना करना पड़ा है यहां पर कांग्रेस पार्टी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोदी जीत की गारंटी उनकी गारंटी की भी गारंटी है, और वो गारंटी काम कर गई। जीत की हैट्रिक के लिए उत्साहित 2024 में भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। चित्रा जी, आपके साथ स्टूडियो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और सबसे पहले प्रेम भाई और सभी भाजपा के समर्थकों को और साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तीनों सूबे के चुनाव वे जीते। जी, ये बिल्कुल कांग्रेस का नुकसान हुआ है। जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था सनातन धर्म के लिए, जो ओबीसी कास्ट सेंसस की बात हो रही थी, इससे कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा है। तीसरी जो व्यक्तिगत हमले हैं, मैं समझता हूं कि लोग नहीं चाहते कि पॉलिटिक्स में कोई भी व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पे बैठे उन पर कोई व्यक्तिगत हमले हो, चाहे फिर वो ममता बनर्जी भी हो। उसका भाजपा को नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात की आत्मचिंता करनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि किस वजह से हार रहे। 100 दिनों के भीतर ही लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। ऐसे में क्या ये दिन कम नहीं है? आप मंथन तो करेंगे, लेकिन जीतेंगे कैसे? नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर नेता आपके सामने खड़ा रहेगा 2024 में। इसमें बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोदी जी इस हमारे मुल्क के सबसे बड़े नेता है, लेकिन भाजपा को हराना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम लोगों के मुद्दे लोगों के सामने ले जाए, मुद्दों पर चुनाव लड़े जो एक्चुअली लोगों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, नौकरी, इकॉनमी, अगर उन पर चुनाव लड़े तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब भी चुनाव जीत सकती है 2024 के। लेकिन शर्त है, अगर आप जो वोटर्स है उनको आप राक्षस कहोगे, अगर आप वोटर्स को कहोगे कि ये हिंदी हार्टलैंड के वोटर्स तो इस तरह से वोट करते, तो आपको वोट कैसे करेंगे? अभी तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आती है क्या ये बात? समझना चाहिए ये बात को। अभी मिजोरम में कांग्रेस पार्टी को एक ही सीट मिला, वहां के वोटर्स को 2 मिल गई हैं, डबल हो गए उनकी टैली। बिल्कुल। अब क्या मिजोरम हिंदी हार्टलैंड का हिस्सा है? क्या वहां के वोटर्स कम्युनल है? क्या वहां के वोटर्स राक्षस है? तो देखिए, आप जिनको आप हमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते, थोड़ा सा हमें इस चीज पर सोचना चाहिए कि थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। हाँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा तो मुझे कहेंगे आप, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ 2024 का चुनाव। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आते हुए, कांग्रेस के लोग हार मानने को तैयार नहीं है। देखिए, उनकी ओर से कहा गया है कि बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश ने 4 राज्यों में कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट दिए हैं। जिन राज्यों में भाजपा जीती वहां भी हमें औसतन 40% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। और एक एक करके तमाम राज्यों का उदाहरण भी यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार शेयर किया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी, ये बीजेपी ज्यादा खुश नहीं हो जाए 3 राज्यों में जीतकर? देखिए, कांग्रेस को भी नहीं, बीजेपी बिल्कुल जो है, अब कांग्रेसी क्यों चाहेंगे कि बीजेपी ज्यादा खुश हो जाए? उनका अपना अधिकार है इस तरह की बात करने का। और भाई तहसीन पूनावाला जी को मैं तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की भी बधाई देता हूं। सवाल ये पैदा होता है, भाई देखिए, पिछली बार मध्य प्रदेश में हमको 1,56,00,000 वोट मिले थे, कांग्रेस को 1,55,00,000 वोट मिले थे। कांग्रेस को जो है 113 सीटें मिली थी, हमको 109 सीटें मिली थी। तो कांग्रेस ने क्या इस आधार पर हार मान ली थी क्या?
तो जब आप पराजित होते हैं तो पराजय में भी विजय का छिद्रान्वेषण करने की एक राजनीतिक शैली होती है। तो उस शैली के आधार पर अगर कांग्रेस के लोग काम करना चाह रहे हैं तो ये उनका अधिकार है, उस पर हमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। सत्य लेकिन यही है कि हमको जो है मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत मिली है, हमको जो है उसी तरह से छत्तीसगढ़ में जबरदस्त जीत मिली है और राजस्थान में भी हमें जीत मिली है। यहां तक कि मिजोरम में, जहां पर किसी जमाने में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है जी, और जहां पर जिस धर्म को समुदाय से श्रीमती सोनिया गांधी आती हैं, उस धर्म समुदाय का वहां पर जो है 95% मतदाता होने के बावजूद अगर वहां कांग्रेस को नकार दिया जा रहा है, उसके बाद भी कांग्रेस को लगता है कि वो जीत रहे हैं, तो उनको ऐसी जीत की जो का मुगालता जो है मुबारक। और तहसीन जी, तेलंगाना में भी 1 से ये लोग 8 पर पहुंच गए हैं, तो मतलब वहां पर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 0 पर हो गई है बीजेपी। लेकिन एक और सवाल, आप बड़ा मुझे कह रहे थे कि 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो मैं आपको भोपाल में पार्टी दूंगा और भोपाल में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मतलब हर डिबेट में रिजल्ट के पहले तहसीन पूनावाला ने यह ऑफर दिया और कमलनाथ जी से रोज आपकी बात होती थी। सुपड़ा साफ हो गया, वहां पर 2/3 बहुमत आ गया बीजेपी को। अब हो गया, अब मैं मानता हूं इस बात को, हार गए, और इस बात को इस पर चिंता करनी चाहिए कि क्यों हारे। एक पॉजिटिव है कि लगभग इन तीनों राज्यों में 40% वोट शेयर है कांग्रेस का, छत्तीसगढ़ में थोड़ा कम है, लगभग 40%। तो इस आधार पर लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस अब भी कर सकते हैं, लेकिन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और आप मध्य प्रदेश गए थे, आप छत्तीसगढ़ भी शायद आप गए थे, राजस्थान मैंने आपका राजस्थान में इंटरव्यू भी देखा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओबीसी का मुद्दा था ही नहीं। आप एक ट्राइबल स्टेट में, या जिस स्टेट में ओबीसी मुख्यमंत्री आते हैं, उसके पहले उमा भारती जी या बाबूलाल गौर जी खुद ओबीसी समाज से, वहां पे ये मुद्दे नहीं थे। अगर आप ओबीसी समाज का, मोदी जी खुद ओबीसी समाज से आते। दूसरी चीज, सनातन धर्म को जो गालियों देने का जो गाली दी की थी, मैंने आपके शो पे लगातार कहा इससे नुकसान होगा कमलनाथ जी का, ये सब मैंने आपके शो पे कहते हैं, तो ये नुकसान हुआ है कांग्रेस को। अब भी कल जब मैं देख रहा था, नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है, ये नहीं करना चाहिए। कांग्रेस आज भी 2024 में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, और मैं ये कह रहा हूं अगर इंडिया अलायंस ठीक से चुनाव लड़े, अब भी ये सत्ता में आ सकती है, लेकिन चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़ना चाहिए, ना कि इन मुद्दों पर। ठीक है, अब मैं आ जाती हूं डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी आप पर। यहां पर जो बातें निकल कर आई हैं, ओबीसी का मुद्दा उठाकर 2024 में आप लोग जो बीजेपी को मात देने की बात कर रहे थे, ओबीसी का मुद्दा आप देखिए क्या हाल हो गया उसका। तो कितने भी मुद्दे आजमा लीजिए, नरेंद्र मोदी हिट हैं, बाकी सब मिसफिट हैं। कम से कम यही मैसेज इन तीनों राज्यों की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। नहीं, गीता दीदी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को उसकी अभूतपूर्व जीत पे बहुत बहुत बधाइयां, और साथ में कांग्रेस को भी जो तेलंगाना में जीती है। नहीं, लोकतंत्र में ये शब्द नहीं होता है कि वो हिट है और दूसरा नहीं है, ये बहुत पुरानी तरीके से है। देखिए, आकलन सबको करना चाहिए, आकलन हर पार्टी को करना चाहिए, और इंडिया अलायंस को भी इसको बैठ के सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हो रही हैं। इन जो कल रात 4-5 राज्यों के चुनाव आए हैं और आज भी मिला के कुछ चीजें बहुत साफ जो मैंने रेखांकित की, जो हमें समझ में आई कि पहले की नॉर्थ साउथ कहने में हो, लेकिन साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी उतनी टक्कर में नहीं है जितनी नॉर्थ इंडिया में है। एक बात एक क्लियर है। दूसरा, क्षेत्रीय इलेक्शंस या असेंबली इलेक्शंस के मुद्दे दूसरे तरीके के होते हैं, वहां गठजोड़ दूसरे तरीके का होता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं और राष्ट्रीय चेहरा अलग होता है। नंबर 2 चीज। नंबर 3, राजस्थान में रिवाज आज भी बदस्तूर जारी है जैसे कि उसको चलता है। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया अलायंस के लिए और साथियों के लिए कि बड़बोलापन, एरोगेंस, घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस ये आपके साथी बाद में पकड़ेंगे, आपकी जनता पहले पकड़ लेगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा माहौल था इन राज्यों में। जनता चाहती थी कि सबको वोट करें, लेकिन इंडिया अलायंस मिसिंग था वहां पर। मेरा यह मानना है कि जिस दिन पटना की पहली बैठक हो गई, इंडिया अलायंस के उस टेबल पे सारे लोग बैठ गए। मेरा यह मानना है कि उस दिन से आपका अपना खुद का कुछ नहीं रह गया है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव। अरे लेकिन मान लीजिए अगर 7 से 10 सीटें इसी तरह की बातें उमर अब्दुल्ला और बाकी भी विपक्षी गठबंधन के नेताओं की ओर से कही जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी को सीटें दे दी जाती थी, मान लीजिए आपको 7 से 10 सीटें दे ही देती, तो भी कोई बहुत बड़ा कमाल मध्य प्रदेश में नहीं हो जाता कांग्रेस पार्टी के लिए। वो 2/3 बहुमत से जीत कर आए हैं। 2/3 बहुमत का मतलब समझते हैं आप लोग?
10 सीटों पर मान लीजिए 10 में से 7 आप जीत जाते, एक मैं मोटी मोटी बात कह रही हूं, कुछ सीटों पर उनका फायदा हो जाता, 20 सीटों का फायदा अगर ले भी लेते तो भी दूर दूर तक आप बीजेपी के सामने खड़े नजर नहीं आते। आशुतोष वर्मा जी, चित्रा जी देखिए तो दो चीजें आपको एग्जाम्पल बताऊं। उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के पास 255 सीटें हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपना दल और निषाद पार्टी को अपने साथ रखा। अगर अपना दल और निषाद पार्टी के विधायकों को हटा दिए तब भी भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन एक मैसेज साफ साफ जाता है कि ये इंटैक्ट गठबंधन है और इसके प्रभाव में आने वाली जो पार्टियां हैं, इसके प्रभाव में जो आने वाले वोटर हैं, उनको एक साफ दिशा निर्देश है कि उनको कहां जाना है। ठीक है, इंडिया गठबंधन में टूट होने के बावजूद जब आप देख रहे हैं, टूट तो नहीं मैं बोलूंगा, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, तो वो जो वोटर है उसको ये संदेश गया कि कितनी भी ये टेबल में बैठ ले, लेकिन हम वोट किसको दें? वोट तो सब अलग अलग हो गए हैं। उसमें से कुछ वोटर समाजवादी पार्टी के लिए थे, कुछ आम आदमी पार्टी के लिए थे, कुछ बड़ी परसेंट कांग्रेस के थे, लेकिन जनरल मैसेज क्या गया है कि ये साथ में बैठ नहीं सकते हैं जब असेंबली इलेक्शन में, तो आगे कैसे बैठेंगे? तो वो अपने पुरानी जर्रे पे उसी पे चले गए जहां पे पहले देते थे। आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी की इस बुरी हार ने आम आदमी पार्टी को दूसरी प्रमुख विपक्षी पार्टी बना दिया है देश की। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन धीरेन्द्र जी की जल्दी से टिप्पणी ले लेती हूं। धीरेन्द्र जी, मतलब नरेंद्र मोदी है तो 2024 में हैट्रिक मुमकिन है, जो ख्वाब आप लोग संजो के बैठे हुए हैं? ख्वाब नहीं है, अब तो ये हकीकत है चित्रा जी। अभी मैं सबको सुन रहा था, आपको भी सुन रहा था, ये बड़ी जीत मिली है। और यह मिजोरम में भी आज आप जेडपीएम पार्टी को मिली है, तो उसमें कॉमन क्या है? देखिए ना, चुनाव जो जीत के लोग आ रहे हैं या जो पार्टियां आ रही हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है, जिसको इंडी गठबंधन के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देशवासियों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो उन्होंने लड़ाई का आगाज किया है, उसको उन्होंने सहमति दी है। आज जेडपीएम को भी मिजोरम में इसीलिए सफलता मिल रही कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को उन्होंने उठा के आगे बढ़ा है। तो अब इन लोगों को सबसे पहले तो उससे मुक्ति मिलनी चाहिए, जो काले धब्बे इन लोगों के ऊपर में लगे हुए हैं ना, उसको ये समझ नहीं रहे हैं। और छोटे छोटे ऐसे मुद्दे जिससे देशवासियों को कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो मुद्दे जातीय सर्वे का हो, चाहे इनके लिए सनातन के अपमान का मुद्दा हो, आरक्षण की बात हो, या अडानी जी को गाली देने की बात हो, इन सब सीबीआई और ईडी पर आप आरोप लगाते हैं, उससे आम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? भाई, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप उन लोगों को भ्रष्टाचार जो किया हुआ है उन लोगों पर फर्क पड़ रहा है, देशवासी उससे खुश हो रहे हैं। तो मोदी जी के प्रति लोगों ने उनको मुहर लगाया है कि आप ऐसे लोगों को बिल्कुल, जो देश में विकास में, देश के विकास में बाधा बन रहे हैं, ऐसे लोगों को दूर करिए। और उसी का नतीजा है कि आज मिजोरम में भी मिली हो, और चाहे कांग्रेस को भी अगर मिला है तेलंगाना में इतना बड़ा सफलता, तो कहीं ना कहीं केसीआर को उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को ही टारगेट किया है। हम लोगों ने भी किया, तो हमारी एनडीए के गठबंधन के साथ ही बीजेपी जो है वहां पे लड़ी, उनको भी बढ़त मिली है। कहा 1 सीट से आ जाते हैं 9 सीट पे, तो कॉमन वहां पर रहा कि भ्रष्टाचार। मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ, ये लाख कुछ उपाय कर लें, लेकिन सबसे पहले इन लोगों की। आपने बड़ी बातें कही है। तहसीन पूनावाला जी आपके पास आते हैं, उनकी बात को फिर प्रेम शुक्ला जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। मौजूदा वक्त में 16 राज्यों में 52% से ज्यादा आबादी पर इस वक्त एनडीए का शासन है, और जब नरेंद्र मोदी का चेहरा देश के सामने होगा 2024 में, फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन से आप किसका चेहरा देंगे मुकाबला करने के लिए? उधर से विरोधी दलों की ओर से जेडीयू ने सवाल उठा दिया है, ममता बनर्जी की पार्टी बीजेपी की जीत से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की हार इसको करार दे रही है। उधर अब लेफ्ट के नेता दक्षिण से सुर उठा रहे हैं। तो 2024 की राह तो बड़ी मुश्किल हो गई इस हार के साथ ही। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी इंडिया अलायंस के नेता है या विपक्ष के नेता है, उनको एक बार साथ में बैठकर, और थोड़ी सी देर हो चुकी है, लेकिन ये सितंबर अक्टूबर में, ये बात मैंने आपसे भी की थी जब हायत में वो मीटिंग हुई थी मुंबई के अंदर, उसके बाद ये रणनीति अब तक बन जानी चाहिए थी, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, कहां लड़ेगा, ये अब तक बन जाना चाहिए था। बट अब कोई बात नहीं, देर आ गई। एटलीस्ट अभी देश के सामने एक एजेंडा देना जरूरी है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक विजन डॉक्यूमेंट। दूसरी बात, मैं बात को मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट देना मुश्किल होगा इस वक्त। आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट तो दिए थे तीनों राज्यों में, कुछ काम तो आया नहीं आपके। हाँ, लेकिन उसके साथ जो बाकी फैक्टर्स थे वो उनके खिलाफ गए। लेकिन इस यहाँ पर देश के सामने विजन डॉक्यूमेंट। दूसरी बात, अगर आप एक पीएम फेस नहीं दे सकते उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अभी एक शैडो कैबिनेट तो दे सकते हैं। मान लो, अब मैं आपके आज तक के रिव्यूज को कह रहा हूं, एक एग्जांपल मान लो, आपने दे दिया
एक उदाहरण के तौर से शशि थरूर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो जयशंकर जी के पॉलिसीज पे बात करें, या अखिलेश जी होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, वो अमित जी, हाँ 1-to-1 एक शैडो कैबिनेट अखिलेश, बिल्कुल, और फिर पब्लिक चुनेगी। अखिलेश जी अपना विजन रखेंगे बतौर गृह मंत्री, वहां पर अमित शाह जी है। देश के सामने एक विजन रखना जरूरी है। देखिए, मैं चाहता हूं कि भाजपा हारे, लेकिन ये हारेगी कब? ये हारेगी तब जब हम देश के सामने एक विजन रखेंगे। अगर आप मुझे 30 सेकंड और दो, उसके आगे, लेकिन आपके उससे बीजेपी पर ज्यादा भरोसा कर रही है ना देश की जनता। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ज्यादा विश्वास है, वो जीत की गारंटी बन चुके हैं मौजूदा वक्त में। ये एक फैक्टर है, लेकिन देखिए, मैं इसे बड़ा अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं कि बीजेपी की नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के चेहरे की जीत है। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी पहला ये देख ले कि क्या मोदी जी भाजपा का हिस्सा नहीं? क्या भाजपा क्या उसका वे मेंबरा नहीं? ये इस तरह की, मैं बहुत सीनियर लीडर है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन थोड़ा सा हमें मैच्योर स्टेटमेंट्स, और मैं उनकी स्टेटमेंट को मैच्योर नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा हमें सोच समझ कर कहना चाहिए बात। वो भी तो भाजपा का हिस्सा है ना, वोट तो भाजपा के लिए लगा। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं आपके दर्शकों को। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण, 2 रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट का नाम है भाजपा, एक रेस्टोरेंट का नाम है कांग्रेस या ऑपोजिशन। भाजपा के रेस्टोरेंट में आपको पता है स्टार शेफ है नरेंद्र मोदी जी, दूसरे को क्या अमित शाह जी, निर्मला सीतारमन जी, गडकरी जी, आपको पता है आपको वहां पे क्या मिल रहा है। इस रसोई में आपको पता नहीं क्या मिल रहा है। ये रसोई वाले सिर्फ ये कह रहे वो रसोई खराब है। अरे, जब तक आप लोगों को मेन्यू कार्ड नहीं देंगे, लोग आपके रेस्टोरेंट में कैसे? ये सारी बातें जब आपको पता थी तो कौन से आधार पर आप उसको भोपाल में बुला रहे थे शपथ ग्रहण समारोह में? नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए, जब सारी बातें आपको पता थी तो आप क्यों बार बार कह रहे थे कि कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में जाए? अब क्या करें, लड़ना तो है ना। अब क्या करूं, आपके शो पे आके करूं, नहीं हार रहे, अगर आप नहीं बुलाते। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार जरा वो मैप दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के 2013-14 में अभ्युदय के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ किस तरह से बढ़ता हुआ चला गया। बीच में जरूर कुछ राज्यों में उसको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही 2019 के इलेक्शन आए, 18 में हारी, 19 के इलेक्शन में उन्हीं राज्यों में वो क्लीन स्वीप कर जाती है। आप देखिए, दिसंबर 2015 में किस तरह से बीजेपी शासित 60% क्षेत्रों पर उसका शासन था। ये अलग अलग आंकड़ों के जरिए आप समझ पाएंगे कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी का अभ्युदय और लगातार उसके आगे बढ़ने की वजह क्या रही। दिसंबर 2017 का यह आंकड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश 403 सीटों वाले यूपी पर शासन किया था। क्षेत्रफल पर 78%, जबकि आबादी पर 69% उसका शासन था। दोनों में अगर आप तुलना करेंगे, यहां पर दिसंबर 2018 में 54% आबादी पर बीजेपी का शासन था, 46% पर गैर बीजेपी शासित राज्यों पार्टियों का था। लेकिन महत्वपूर्ण राज्य भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे। 18 में यह बात अलग है कि एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ उसके हाथ से चले गए थे। 2019 में आप देखिए, 44% आबादी पर बीजेपी का शासन था। यहां पर आंकड़ा बढ़ता है, 56% गैर बीजेपी शासित वालों का होता है। 2020 में 50% आबादी पर शासन होता है, दोनों का ही, यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए, दूसरी तरफ गैर बीजेपी शासित राज्य। 2021 मई में भी इसी तरह की स्थिति रहती है। अगस्त 2022 में भी 50-50 ही रहता है, पूरा का पूरा मामला, चाहे क्षेत्रफल का हो चाहे वो आबादी का हो। लेकिन दिसंबर 2022 की अगर हम बात करें तो यहां पर आंकड़ा बदल जाता है और यहां पर बीजेपी घटती है 49 पर, लेकिन उसके बाद 51 हो जाता है। और अभी मौजूदा वक्त में अगर आप देखेंगे तो जो गैर बीजेपी शासित राज्य आपको इसमें दिखा रहे हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं। उनमें से चाहे उड़ीसा ले लें, चाहे जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ले लें, जो आंध्र प्रदेश में शानदार कमाल का प्रदर्शन उनकी पार्टी करती रही है। उड़ीसा में नवीन पटनायक को हटा पाने में किसी पार्टी को कामयाबी हासिल नहीं हुई है। तो यहां पर लगातार कमजोर होती हुई कांग्रेस पार्टी, और वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा फैक्टर, मोदी नाम जो जीत की गारंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए बन चुका है। लेकिन आपके पास आते हुए सीधे प्रेम शुक्ला जी, नरेंद्र मोदी का चेहरा तो है ही, लेकिन आपके जो बाकी के सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं? आपका जो कामकाज है वो जनता तक पहुंचा नहीं पहुंचा, इस पर भी मोहर लगेगी 2024 में। तो अभी की जीत को, चूंकि 2018 वाले इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, 18 में कांग्रेस पार्टी जीतती है, मुझे आज भी याद है, मैं उस समय एंकरिंग कर रही थी, और शाम के 5:30 बजे कांग्रेस पार्टी की ओर से एक वीडियो रिलीज किया जाता है राहुल गांधी का, और आरंभ है प्रचंड गाना लगाकर, बिल्कुल बहुत शानदार महिमा मंडन, वो अच्छा भी था, तीनों राज्यों में जीत हासिल हुई थी। लेकिन 2019 में उसी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है लोकसभा चुनाव में। तो इतना आसान भी नहीं है कि 18 के रिजल्ट को हम, अब माफ कीजिएगा, 23 के रिजल्ट को हम 24 से जोड़कर अभी से देखना शुरू कर दें। प्रेम शुक्ला जी। देखिए चित्रा जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी शिद्दत से लड़ती है। हम चुनाव हारे या चुनाव जीते, हमारी पार्टी का नेतृत्व, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हर चुनाव के बाद तत्काल दूसरे चुनाव की तैयारी में
जुट जाते हैं। आपने देखा कि जो है राजस्थान का चुनाव प्रचार समाप्त होते ही आदरणीय अमित भाई वो कलकत्ता पहुंच जाते हैं, वहां उनका कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी का न तो नेतृत्व जो है शांत बैठता है, न भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है विश्राम की मुद्रा में छुट्टियां मनाने जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 वर्ष सतत जो है वो जनसेवा में तत्पर रहता है, जनता के मुद्दों पर लड़ता है, संघर्ष करता है। और भारतीय जनसंघ के जमाने से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने के कार्यकर्ताओं ने बहुत हार देखी है। जीत देखने का सिलसिला तो हमारा बड़े स्तर पर जो है 90 के दशक के बाद प्रारंभ हुआ और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे राज्यों में अपराजय वाली स्थिति में हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हार को जीत को दोनों को पचाया है, हार से भी सबक लिया है, जीत में भी उन्होंने सबक लेने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है 2023 में हम राज्यों में जीत गए तो हम जो है अहंकार से भरकर जो है आसमान में उड़ने की बजाय हमारे कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व वो जमीन पर लड़ाई में तत्पर रहता है, जनसेवा के लिए तत्पर रहता है, विकास की योजनाओं पर तत्पर रहता है। अभी विकसित भारत की देखिए हमारा अभियान चल रहा है, सारे लोकसभा क्षेत्रों में हमारे लोग जा रहे हैं और जन जन तक, हर गांव तक पहुंचने का और विकास के कार्यों को पहुंचाने का कार्य जारी है। ठीक है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित भाई, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में सतत जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक दायित्व के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तत्परता से काम में जुटा रहता है। ये चेहरे भी हम दिखा रहे हैं। बीती रात बीजेपी मुख्यालय पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ उसके ठीक पहले उनका वेलकम किया गया। एक तरफ खुद नरेंद्र मोदी जिनके भीतर चुंबकीय आकर्षण है, जब वो पब्लिक के बीच जाते हैं तो भीड़ किस तरह से उनको देखने के लिए लालायित रहती है ये बताने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह, हम सब ने देखा था मध्य प्रदेश में गुटबाजी किस तरह से हावी थी 4-5 महीने पहले, लेकिन लगातार उनकी ओर से मध्य प्रदेश का दौरा किया गया और बीजेपी के भीतर तमाम जो नाराज या बागी नेता थे उनको मनाने की कोशिश खुद उनकी ओर से की गई और उसकी कामयाबी इस रूप में परिलक्षित हुई कि अमित शाह ने बागियों को मनाया, अपने नेताओं को मनाया, एक साथ चुनावी मैदान में गए और 2/3 बहुमत, वो भी तब जब 18 सालों से वहां पर शिवराज सरकार का शासन और 2003 से वहां पर 1.5 साल को छोड़ दे तो लगातार बीजेपी का शासन है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन जब आंकड़े निकलकर सामने आए तो दूर दूर तक बीजेपी के सामने कोई टिका हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन सत्र की शुरुआत के ठीक पहले जब संबोधित करने आए मीडिया के सामने तो उनकी ओर से कैसे विपक्ष को नकारात्मकता छोड़ने की सलाह दी गई। एक बार पीएम को सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। तो आशुतोष वर्मा जी, आप लोगों के पास मौका है, मौका जाने मत दीजिए, नफरत वाली राजनीति छोड़िए, मोहब्बत से काम लीजिए, देश की जनता का दृष्टिकोण फिर बदलेगा आप लोगों की ओर। मोदी जी की सलाह है। हम लोग तो वैसे ही मोहब्बत की बातें करते हैं, लेकिन आज मैं प्रेम शुक्ला जी के एक बात से बिल्कुल सहमत हूं जो ज्यादातर नहीं रहता हूं। हाँ। कि डिसिप्लिन और संगठन के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने सबको पीछे छोड़ा है और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमको मध्य प्रदेश में दिखा कि जब हम हैरान थे कि 4-4, 5-5 केंद्रीय मंत्रियों को उठा के विधायकों का चुनाव लड़ने को दे दिया गया, किसी ने एक बार भी विरोध का स्वर नहीं कहा। कैलाश विजयवर्गीय ने थोड़ा बहुत बोला कि मैं तैयार नहीं था, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं बोला और वो अपनी अपनी विधानसभा में काम करने लग गए
उन्होंने पूछा तक नहीं कि हमको क्यों भेजा गया है। बिल्कुल। ये विरोधी या विपक्ष में नहीं होता। ये सबको सीखने की जरूरत है कि संगठन की तरह से मजबूत भारतीय जनता पार्टी है और डिसिप्लिन्ड पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक ये कहना कि ये अपराजय है, ये मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि एक छोटा सा आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान, असम, ये जो 6 राज्य हैं, इन 6 राज्यों में लगभग अमूमन 185 सीटें हैं लोकसभा की। 2019 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने इसमें 160 सीटें जीती हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है, ठीक है आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, असम के अलावा अब उनके पास कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे वो अलग नया काम करने जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस या विपक्ष भी और जगह मजबूत है। मुझे लगता है कि विपक्ष के पास बहुत अच्छा मौका है कि अगर वो अपनी इन कमियों को दूर कर ले और संगठनात्मक तरीके से सीट शेयरिंग के मामलों में ये मतभेद हटा दें, किसी भी पार्टी को हराने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि आपकी देश दो बातें चाहता है कि बदलाव होए। बिल्कुल, लेकिन 14 राज्य ऐसे रहे जहां पर बीजेपी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था 2019 में। इसके अलावा आपने इसके पहले जो बातें कही कि बीजेपी का डिसिप्लिन, तो इसके पीछे नरेंद्र मोदी का चेहरा। जब एक करिश्माई व्यक्तित्व होता है आशुतोष वर्मा जी, जिसके चेहरे पर वोट पड़ता है, आज अधीर रंजन चौधरी ने भी इस बात को माना है, तो जब मेरे चेहरे पर वोट पड़ेगा तो मैं अगर किसी को बोलूंगा कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। हम बहुत सारे ऐसे नेताओं को जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से किस तरह से उनको जीत हासिल हुई, ये बताने की जरूरत तो नहीं है, हर राज्य में है इस तरह की स्थिति। उनके पास इतना बड़ा नेता है जो एक बार इशारा करता है तो सबको मानना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आप उस चेहरे पर जीत कर आ रहे हैं। लेकिन बाकी विपक्षी दलों में इस तरह के नेता का अभाव है। नहीं चित्रा जी, देखिए हर बार ये इस तरह नहीं होता है। 1971 में जनता पार्टी चुनाव लड़ती थी, बिना चेहरे के 20% वोट लाई थी, और 77 में वही जनता पार्टी 21% का लेके आई थी। उनके पास कोई चेहरा नहीं था। और विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास में इंदिरा गांधी से पड़ा, हमें लगता है साउथ ईस्ट एशिया में कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हुआ करता था। तो ये बात समझना होगा कि हमको ये चेहरे का नैरेटिव बनाया गया है कि इनके चेहरे के अलावा कोई नहीं है। जनता के चेहरे के अलावा कोई नहीं है। गलत बोला उन्होंने? नहीं, वो देखिए, वो उनका काम है, उनका बोलने के लिए मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतिहास ने हर बार दिखाया है कि इंदिरा गांधी से बड़ा कोई चेहरा था। 400 सीट के लेके आई थी। देखिए ये कहना बिल्कुल नहीं, 400 सीट जीत के राजीव गांधी जीत के आए थे, उसके बाद से गठबंधन की सरकारें आई कि नहीं आई? लोकतंत्र में ये बात नहीं होता, ये हिटलरशाही हो सकती है। जब कांग्रेस पार्टी को, नहीं व्यवहारिकता समझिए, जब कांग्रेस पार्टी को 400 सीटें मिली थी, उस समय उसके ठीक पहले इंदिरा जी नहीं रही थी। उनकी हत्या के बाद एक अलग तरह का इमोशन था इस देश में गांधी परिवार या फिर इंदिरा गांधी को लेकर, जो होता भी। तो उन परिस्थितियों को मौजूदा परिस्थितियों से आप तुलना नहीं कर सकते हैं। इस बात को विपक्षी दलों को स्वीकार करना पड़ेगा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर नेता है, अमित शाह चुनावी चाणक्य हैं, दूसरे उनके तमाम नेता जो पूरी तरह से डिसिप्लिन में रहते हैं। लेकिन वही आप लोगों की बात करें तो बताएं, अखिलेश आप ही के वहां शुरू हो गया विपक्ष इंडिया में, पता नहीं कौन सी बैठक आप लोग कर रहे थे। चित्रा जी, 77 के चुनाव में कोई भी चेहरा नहीं था जनता पार्टी के पास में। मुरारजी भाई अलग थे, चंद्रशेखर जी अलग थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी अलग थे, ये पूरी टीम अलग थी। और किसी को नहीं पता था कि मुरारजी भाई अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह बनने जा रहे हैं। लेकिन सबको ये पता था कि इंदिरा गांधी को इस गद्दी से हटाना है। मैं कहता हूं जनता के साथ आप खड़े हो जाएंगे, ये चेहरा वेहरा लोकतंत्र में कुछ नहीं होता है। ये कहने की बातें हैं, नैरेटिव बनाने की बातें हैं। प्रेम शुक्ला जी से जवाब दे लेती हूं। प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, बिना चेहरे के भी इतिहास बताता है कि चुनाव में किस तरह की जीत हासिल की जाती है। देखिए, जहां तक बात चेहरे की, तो 1952 में नेहरू जी का चेहरा था कि नहीं था? 52, 57, 62 नेहरू जी का चेहरा लेकर कांग्रेस लड़ी थी। 67, 71, 77, 80 इंदिरा जी का चेहरा लेकर लड़ा गया था। 84 राजीव जी का चेहरा, 89 राजीव जी का चेहरा देकर लड़ा गया था। तो कांग्रेस लगातार चेहरे देकर लड़ती थी। और भाई आशुतोष जी कृपा करके समझिए, 77 में जयप्रकाश नारायण का बहुत बड़ा चेहरा था। भले प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन इंदिरा विरोधी धुरी का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे। और जयप्रकाश नारायण जी के कारण जनसंघ ने तो अपना विलय कर दिया था जनता पार्टी में। इसी तरह से 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह का चेहरा था सबके सामने। सिर्फ एक चुनाव 2004 का है जब कोई चेहरा नहीं था सामने। हमने 2009 में आडवाणी जी का चेहरा दिया था, हमको सफलता मिली नहीं मिली। 2014 में हमने मोदी जी का चेहरा रखा।
तो अधिकांश चुनावों में इस देश में चेहरा सामने रखा गया है। 52, 57, 62, 67, 71, 77, 80, 84, 89, फिर उसके बाद जो है लगातार आप देखेंगे उसी तरह से हमारे यहाँ अब की बारी अटल बिहारी 96 हमने चेहरा दिया, हमने 98 चेहरा दिया, हमने 99 चेहरा दिया। दुर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो रहा है, सीधे रुक कर लेते हैं। इस बार का नेवी डे इस पवित्र भूमि पर हो रहा है जहां पर नेवी का जन्म हुआ था। और मुझे थोड़े समय पहले बता रहे थे कुछ लोग कि बोले पिछले सप्ताह से हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं इस हलचल के कारण। मुझे पक्का विश्वास है कि अब देश के लोगों का इस भूमि के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। सिंधु दुर्ग के प्रति एक तीर्थ का भाव पैदा होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान दिया था। जिस नेवी के लिए हम गर्व करते हैं उसकी मूल धारा छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू होती है। इसका गर्व आज देशवासी करेंगे और इसलिए मैं नेवी के मेरे साथियों को, हमारे रक्षा मंत्री जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए इस प्रकार के स्थान को चुना है। मैं जानता हूं ये सारी व्यवस्थाएं करना कठिन है, लेकिन इस क्षेत्र को भी लाभ होता है। बहुत बड़ी तादाद में जन सामान्य भी इससे जुड़ता है और विदेश के भी बहुत मेहमान यहां आज मौजूद हैं। उनके लिए भी बहुत सी बातें नई होगी कि नेवी का कंसेप्ट छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतनी शताब्दियों पहले शुरू किया था। मैं पक्का मानता हूं जैसे आज G20 में दुनिया का ध्यान इस बात पर गया कि भारत सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इतना ही नहीं, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उसी प्रकार से भारत है जिसने नेवी की इस कंसेप्ट को जन्म दिया, सामर्थ्य दिया और आज विश्व ने उसको स्वीकार किया है। और इसलिए आज का ये अवसर विश्व पटल पर भी एक नई सोच के लिए निर्माण का कारण बनने वाला है। मैं फिर एक बार आज नेवी डे पे देश के सभी जवानों को, उनके परिवारजनों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ पूरी शक्ति से एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंधु दुर्ग से भारतीय नौसेना के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे। किस तरह का रोल भारतीय वायुसेना का रहा है अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए, हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय नौसेना के इन वीरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यकीनन हिंदुस्तान की जो ताकत है, आन बान शान इंडियन नेवी, और आज के इस खास मौके पर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन। भारतीय नौसेना के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर एक तरफ अपने जवानों की हौसला अफजाई की, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि किस तरह का रोल रहा है नौसेना का, उसका भी विस्तार से उनकी ओर से जिक्र किया गया है। आज का ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम और भारतीय नौसेना दिवस पर कई देशों को भी आज के इस कार्यक्रम के जरिए दरअसल बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी किया, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। आज का ये बेहद खास मौका, और इन सब के बीच आपको बताते चले कि खूबसूरत बीच तारकल्ली भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस भी हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज है भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। समुद्र में तैनात भारतीय नौसेना के जवानों के जज्बे को सलाम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच पहुंचे हुए हैं। साल 1971 से भारतीय नौसेना की
शुरुआत हुई है और तब से लेकर आज तक लगातार भारतीय नौसेना की जिस तरह की भूमिका रही है हिंदुस्तान की सरहदों की सुरक्षा में और खासतौर से उन सी वाले इलाकों में, क्योंकि हिंदुस्तान 3 ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, ऐसे में भारतीय नौसेना के रोल को जमकर जबरदस्त तरीके से सराहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज नौसेना दिवस के इस खास कार्यक्रम में। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।